वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। उत्तराखंड में मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पटल पर 65,571.49 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट पिछले बजट से 12% ज्यादा है और बजट में खेती, किसानी, महिलाओं, युवाओं का खास ख्याल रखा गया है और साथ ही साथ वंचित वर्ग और गरीब लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ नई घोषणाओं के साथ साथ पुरानी योजनाओं को भी प्राथमिकता में रखा है। साथ ही साथ सीमांत क्षेत्र के विकास और बुनियादी संसाधनों पर ध्यान रखा गया है। तो अपेक्षाएं जनता की बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में सरकार ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश की है और यही वजह है कि पिछली बार की अगर अपेक्षा में इस बार के बजट को देखा जाए तो 12% इस बार का बजट पिछले बार के बजट से ज़्यादा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करा दें, भागीरथ शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ दिनेश सक्सेना है, अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनी पाठक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमरजीत सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले दिनेश सक्सेना जी, आप ही का रुख करूंगी। उत्तराखंड सरकार बजट लाई और पिछली बार की अपेक्षा 12% इस बार का बजट ज्यादा है। 65,571.49% 49 करोड़ का ये बजट उत्तराखंड सरकार लाई है। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर आपके नजरिए से मैं इस बजट को समझना चाहूं तो ये बजट कैसा है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि और बजटों की तरह खासतौर से 2 साल पहले जो बजट आते थे उनकी तुलना में पिछले 2 सालों से फाइनेंशियल कंडीशन इट वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। तो उसको कंसीडर करते हुए हमें देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के सरकार के जो कॉन्स्ट्रेंट हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसमें सरकार क्या करती है। अगर उसको हम ध्यान में रखें तो सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं, सबसे अच्छा तो ये है कि जो हमारे एक मेन प्रॉब्लम थी कि माइग्रेशन की, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ से शिफ्ट होकर प्लेन की तरफ जाए थे, दे वर बीइंग डिजर्टेड, तो उसमें जो इन्होंने रिवर्स माइग्रेशन के लिए किया है उसके लिए बजट प्रोविजन किया है, दैट इज प्रेज वर्दी। फॉर दैट दे डिजर्व फुल प्रेज फ्रॉम वन एंड ऑल। क्यों? क्योंकि उस समय जो है पहले क्या था कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि गाँव में जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे हैं वो सब खाली हो रहे थे, तो उनके लिए करने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी था, तो इस बजट में जो रखा है वो अच्छा है। इसी प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड की जो फाइनेंशियल सिचुएशन कंडीशन है दैट इज बेस्ड अपॉन टूरिज्म, और टूरिज्म के लिए जो जरूरी होता है वो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड अदर फैसिलिटी, तो इन दोनों पर भी सरकार ने ध्यान दे रही है, कम्युनिकेशन पर भी, ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि इसके बिना डेवलपमेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो फिलहाल हम जो है to be very frank, I can neither praise nor criticize the government. Let us wait and see. क्योंकि अभी he is a young government head and we think that अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो पिछले 5-6 महीने देखा है तो वो हम उसको तारीफ करने योग्य समझते हैं, क्योंकि जैसा कहते हैं कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, होनहार वीरवान के होश चिकने पात, अगर उसको हम देखें तो फिलहाल जो वो कर रहे हैं फिलहाल तो प्रेज वर्दी है। लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट मंथ्स। तो अभी तक जो है, दूसरी ओर ये भी नहीं है कि मैं एकदम उनकी तारीफ करना शुरू कर दूं, मच कुड हैव बीन डन बेटर, तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस समय जो हमारी हालत है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है, ऑफ कोर्स वी आर 6th रिचेस्ट स्टेट इन द कंट्री। हमारा उत्तराखंड जो है पर कैपिटल इनकम के हिसाब से इंडिया में 6th रैंक पे आता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ चूंकि पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बिखरी हुई है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की है, कम्युनिकेशन की है, उसको हम ध्यान रखें तो मच नीड्स टू बी डन। तो मच नीड्स टू बी डन, तो इसके लिए उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है। तो हमें ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा तारीफ कर दें उनकी, ना हम ये उम्मीद करेंगे ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट वो कुछ चमत्कार कर दिखा देंगे। तो ऑल इन ऑल वी हैव टू कीप ए स्ट्रिक्ट विजिल, और हमें वेट एंड वॉच देखना पड़ेगा। कुल मिला के अभी हम ना उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं, ना उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कुल मिला के ठीक है, बैलेंस्ड है। ओके, भागीरथ शर्मा जी, स्वागत योग्य बजट है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, ये
दिनेश सक्सेना जी ने कहा है, लेकिन क्या वाकई में एक्स्ट्रा एफर्ट किए गए हैं इसमें? और एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, उत्तराखंड को अगर देखें, उत्तराखंड की मांग को देखें, उत्तराखंड की डिमांड को देखते हैं, तो क्या वाकई में एक्स्ट्रा एफर्ट किए गए हैं इस बजट में, या फिर आपको कुछ कमी भी यहाँ पर नजर आती है? कमी आपको क्या नजर आई वो भी बताइएगा, और अच्छा क्या लगा, बेहतर क्या लगा, और क्या खास यहाँ एफर्ट किए गए हैं वो भी बताइएगा। देखिए, आंकड़ों की जादूगरी के लिहाज से बजट संतुलित और लोक लुभावन प्रतीत होता है। लेकिन जैसे कि अभी अर्थशास्त्री महोदय कह रहे थे, मैं उनके कई बिंदुओं से सहमत भी हूँ। और इसमें आप ये देखिए कि जो बजट है, जो हमारा एक्सपेंडिचर होना है 65,571 करोड़, इसको गौर से देखने की बात यह है कि देखिए, वेतन भत्ते और तमाम जो मजदूरी वाले उनमें हैं, तो 27% खर्च हो रहा है। अच्छा, तो हम क्या हो रहा, हम साइज बढ़ा रहे हैं बजट का, हर साल 12% वृद्धि और कर दी। लेकिन ये देखिए, ये जो खर्च हो रहे हैं, जो हमारा नॉन प्लान के खर्चे हैं, वो किस तरह बढ़ रहे हैं। तो उसमें करीब 27% वेतन भत्ते आदि में खर्च हो रहा है, अब देखिए। और जो पेंशन आदि में करीब 10% से ऊपर जा रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो पुराने कर्ज हैं, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी करीब इस बजट का जो साइज है, उसका 10% करीब ब्याज देने में हमारा चला जा रहा है जी। तो अब आप देखिएगा, तो जो सरकार ने जो बताया है और जो साफ है, जो डाटा है, वो ये कह रहा है कि जो बड़े और छोटे जो निर्माण कार्य हैं, उनके लिए तो पैसा बहुत कम है, 16% 17% पैसा है। और जो सरकार का जो डाटा है, आप इसमें देखिए, जो राजस्व, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारे, वो ज्यादा है, वो 49,000 करोड़ से अधिक है। इसमें वेतन भत्ते, इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे, गाड़ी घोड़े जो दौड़ते हैं, तमाम इस तरह के खर्चे हैं। और जो पूंजी जो हम लगा रहे हैं, जो वास्तव में जो खर्च हो रहा है, जिसको हम पूंजीगत लेखा जिसको कहते हैं, उसमें खर्चा बहुत कम है, 16,500 करोड़ करीब है। तो ये ऐसा व्यय होता है जिससे हमें रिटर्न मिलती है बाद में। आज हम अगर पूंजीगत उस मद में हम ज़्यादा जो खर्च करते हैं, उसका जो है, उसका हमें किसी न किसी रूप में उससे कल को राज्य को आय होगी, रेवेन्यू मिलेगा। तो ये अपने आप में आंकड़े सामने हैं। तो हमें ये लगता है कि जो हम नॉन प्लान के खर्चे हैं, उनको हम बढ़ा रहे हैं। और जो पूंजीगत जो खर्चे हैं, जो निवेश जो होना चाहिए था, जो कल को हमारे रेवेन्यू का आधार, तो बिल्कुल मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इस तरीके से अपने अर्थशास्त्री को भी सुना, दिनेश सक्सेना जी, वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट तो किए हैं इस बजट में, और साफ तौर पर ज़रूरत भी है एक्स्ट्रा एफर्ट की, जो कि सरकार ने किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार भी वो बातें बता रहे हैं मुख्य इस बजट में है क्या, क्योंकि सरकार ने खेती पर भी फोकस किया है, युवाओं पर भी फोकस किया है, रोजगार पर भी, पर्यटन पर भी, और सबसे बड़ी बात है कि सीमांत क्षेत्रों में ज़्यादा सरकार की तरफ से फोकस किया गया है। और ऐसे में क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है पलायन को रोकने की, और पलायन तभी रुक पाएगा जब युवाओं को रोजगार मिलेंगे, बेरोजगारी दूर होगी। भागीरथ शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भागीरथ जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? पहुंच रही है। जी भागीरथ जी, अगर कुछ पॉइंट्स अगर मैं मुख्य आपसे समझना चाहूँ इस बजट के, तो आपको क्या बेहतर वो नजर आए हैं? और कब, ये बात सही है, इसमें आंकड़ों की जादू, और अगर कम शब्दों में, जैसे कि दिनेश सक्सेना जी ने कहा कि ये बजट एक्स्ट्रा एफर्ट वाला लग रहा है, तो आपकी अगर कुछ शब्दों में इस बजट को समझना चाहूँ तो क्या आप कहेंगे इसको, इस बजट को ओवरऑल किस तरीके से देखा आपने? देखिए, मैंने कहा कि बजट, एक तो यह है कि जो भाजपा का जो चुनाव में दृष्टिपत्र जारी हुआ था, उसमें जो कुछ घोषणाएं थी जो अतिरिक्त रूप से, और उन घोषणाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे टोकन मनी ही सही,
उसमें फंड के प्रोविजन किए गए हैं और ये उम्मीद है कि वो जो है आगे पाइपलाइन में आएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि भाजपा या उसकी सरकार अपने कमिटमेंट की ओर कुछ जो घोषणाएं हैं उनकी ओर बढ़ रही है। लेकिन देखिए राज्य की जो ऋणग्रस्तता है, जो जो कर्ज हमारा बढ़ रहा है, और देखिए इस बात को हर कोई जानता है कि सरकार हर 15 दिन में या माह में कई बार ओवरड्राफ्ट की नौबत आ रही है, खजाना खाली हो रहा है। तो बाजार से कर्जा हम ले रहे हैं और वो कर्जा 500-700 करोड़ पर प्रति पखवाड़े होता है। तो आप देखिए कि कर्ज पर जो निर्भरता हमारी बन रही है, ये बजट साइज को लोक लुभावन और उसका साइज बढ़ाने से मुझे लगता है कि हम उस साइज बढ़ाने के चक्कर में ये भूल जा रहे हैं कि हम खर्च का दबाव बढ़ा ले रहे हैं। तो और नए जो फंड के जो स्रोत हैं, राजस्व के जो स्रोत हो सकते थे, जो संभावना वाले क्षेत्र थे, उनको भली भांति एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और ये सब जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट आंकड़ेबाजी में माहिर होते हैं और हमारे जो बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जो जो धरातल पर उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता क्या है और हम कहाँ किस दिशा में, हमारी दिशा क्या हो और हमें कहाँ जो है अपने को खड़ा करना है। बहुत कम ये सोचा जा रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि पर्टिकुलर ये सरकार, ये जितनी भी सरकारें रही हैं, एक एनडी तिवारी जी का कार्यकाल रहा क्योंकि वो फाइनेंस के खुद स्वयं भी जानकार थे, केंद्र में वित्त मंत्री रहे थे और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। तो उनके टाइम में निश्चित रूप से जो राज्य में जो निवेश हुआ, खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और उसका आज इतना लाभ है कि हम करीब जो हम जीएसटी ले रहे हैं, हमें 8,000-10,000 करोड़ केवल उससे मिल पा रहा है। तो ये उनका योगदान है। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ नहीं पाए और पिछले सरकार में जो इनसे पहले भाजपा की, उसमें ये बड़ा हुआ कि 1.5 लाख करोड़ के जो निवेश हैं वो उन पर एमओयू हो गए हैं, साइन हो गया है और 25,000 करोड़ का जो है उस पर काम शुरू हो गया है। तो उनके परिणाम आते जरूर, लेकिन वो निवेश है कहाँ? तो इसको सरकार ने बजट भाषण में बताना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जनमानस वो उस 1.5 लाख करोड़ का जो सरकार ने बड़े आयोजन के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तो उसके परिणाम कहाँ हैं उसको बताना चाहिए जरूर। ठीक है, ये भाषण का अंश होना चाहिए था। दुर्भाग्य से वो नहीं है। जी ठीक है, तो आपकी भाषा में लोक लुभावन बजट आप इसे कह रहे हैं। हनी पाठक जी, लोक लुभावन बजट आप लाए हैं, लग रहा है कि हर कोई संतुष्ट हुआ है? हर किसी को संतुष्ट करने के लिए ही हम लोगों ने बजट से पहले उनके सुझाव मांगे थे कि वो क्या चाहते हैं उत्तराखंड में। बजट में आने से पहले, बजट आने से पहले वो चाहते क्या है हमारी उत्तराखंड, हमारी संस्कृति के लिए। उसको देखते हुए, उस दृष्टि पत्र को देखते हुए, उनको सुझाव को ही देखते हुए इस तरीके के बजट को लागू किया गया है। और दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहूंगी, इससे पहले राजेंद्र चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, मेरे साथ जुड़े थे और बजट आने से पहले ही उन्होंने मुझे कुछ भविष्यवाणी करी थी कि इनके पलायन को लेकर कोई बजट नहीं आएगा, शिक्षा को लेकर इनका कोई बजट नहीं आएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी और काफी खुश भी फील कर रही हूं मैं कि देखिए पलायन से जुड़े मुद्दों को भी उठाया है सरकार ने और बहुत अच्छा कार्य उसमें बताया है कि मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना में 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और सीमांत क्षेत्र के विकास के भी कार्यक्रमों को 44.78 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस तरीके से उन्होंने सभी वर्ग को, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया है। और दूसरा, अगर शिक्षा पर ध्यान देने की बात की जाए तो शिक्षा पर भी उन्होंने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी में उत्कृष्ट शिक्षा संचालन के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस तरीके से हमारे इस क्षेत्र में आईटी की सुविधा चंपावत से लेकर, चंपावत में जो कि एक विश्वविद्यालय खुल जाएगा, चंपावत से सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, काफी दूरस्थ है, तो वहां से बच्चों को काफी यहाँ पे देहरादून पढ़ने के लिए नहीं आना पड़ेगा अगर वहां पे ही विश्वविद्यालय खुल जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो युवाओं को, शिक्षा को, पलायन को, कृषि को,
हर चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा बजट आया है। और खेल के लिए भी आपने देखा होगा कि सामुदायिक फिटनेस उपकरण के लिए और ओपन जिम के लिए युवाओं को लुभाने के लिए, युवाओं को आगे प्रेरित करने के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जो कि काफी ये सराहना योग्य है कि बच्चे ओपन जिम में जाएंगे, जहां आज के समय में देखेंगे बच्चे मोबाइल फोन वगैरह लेके घर में बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से उनको ही प्रोत्साहित करने के लिए, खेल कूद की ओर अग्रसित करने के लिए ओपन जिम, आधुनिक तकनीक से बने हुए उपकरणों के साथ ही ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट को लागू किया गया है। और मैं समझती हूँ कि हर महिलाओं के लिए भी इस बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं के अपने संसाधन से विकास करने के लिए, उनको स्वरोजगार के लिए ध्यान रखा गया, उन्हें भी 7.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस तरीके से स्वरोजगार से लेके, महिला से लेके, वृद्धा पेंशन से लेके हर चीजों पे बारीकी से ध्यान देकर इस बजट को स्वीकृत किया गया है। और मैं मानती हूँ काफी सराहनीय योग्य बजट पेश किया गया है हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, और जिससे कि जनता को जो हमने वादे किए थे उस वादे पे हम खरा उतरे हैं। हम घोषणा मंत्री बनकर नहीं रह गए हैं। जो भी हमने जनता से सुझाव मांगे थे, उस सुझाव के आधार पे ही बारीकी से बजट को पारित किया गया। और मैं गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि जो भी सरकार ने हमारे वादा किया था जनता से, जिसको देखते हुए जनता ने हमें सहर्ष स्वीकारा था, वो वादे हम लोग पूरे करने जा रहे हैं। ठीक है अमरजीत जी, सुना आपने हनी जी को, घोषणा मंत्री बनकर नहीं रह गए हैं बल्कि हर वर्ग को का हमने ख्याल रखा है। सुझाव जो जनता के आए थे उसके अनुरूप हमने बजट हम लाए हैं। ये बातें हनी पाठक जी ने कही हैं। बढ़िया बजट है। निश्चित रूप से देखिए, हनी पाठक जी पार्टी की प्रवक्ता हैं और केवल पार्टी गुणगान करना उनका कर्तव्य बनता है और उन्होंने कर्तव्य अपना निभा दिया है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। आप ये देखिए, ये दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं और सरकार के पास संसाधन है नहीं। सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? पहले से ही डेफिसिट बजट है, 2000 करोड़ का नुकसान तो अभी दिखाई दे रहा है कि कहाँ से पूरा होगा। और आने वाले समय में बड़ी चुनौती इस प्रकार से लग रही है कि हर वर्ष सरकार को 8 से 10 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि घाटा इतना बढ़ जाता है। उसके बाद आप देखिए 30 जून को आने वाले समय में जीएसटी का जो 5000 करोड़ मिलता था भारत हमारी उत्तराखंड सरकार को, वो भी अभी संशय में है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो 30 जून के बाद पता लगेगा। तो यानी खर्च सरकार का है, आय सरकार की है नहीं, और जो ये डेफिसिट है, जो ये घाटा है, ये बढ़ता बढ़ता अब 1 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। तो ये कैसे पूरा होगा? क्योंकि केवल कह देना टीवी डिबेट में आकर के ये जो इन्होंने एक सूची गिना दी, तो मैं तो कोई नई बात थोड़ी है। पिछले 5 साल का जो इनका पुराना बजट रहा त्रिवेंद्र सरकार में, तीरथ सिंह जी के समय में, धामी जी के समय में, यही सब बातें ये तब भी दोहराई गई। और उसके बावजूद आप देखिए कितना उत्तराखंड में बेरोजगारी घटी, मुझे बताइए, कितना रोजगार मिला लोगों को, कितना महिलाओं को फायदे मिले स्वरोजगार के तहत, या अन्य आप देख लीजिए स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल रहा। कुछ नहीं हुआ, केवल वो बातें रह गई, जुमले रह गए, धरातल पर काम नहीं उतरा। ठीक है, लोग लुभावन बातें सरकार करती है, करेगी तभी तो सरकार सत्ता में आएगी। अमरजीत जी, कुछ भी अच्छा नहीं था क्या बजट में? कुछ तो अच्छा होगा। नहीं, मुझे नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, जो सरकार का बजट है जिसमें वो ये बता रहे खर्च इनका है 65,571 करोड़ का, और आय है सरकार की होनी है 73,774 करोड़ रुपए की। 2000 का डेफिसिट तो यही है। और इसमें से जो जैसे अभी भगीरथ जी भी बता रहे थे, इसमें से लगभग 70-75 से लगभग 80% तक खर्चा जो है वो केवल सरकार अपने खर्च पूरे करेगी, जिसमें ब्याज है, कर्ज है, और वेतन भत्ता है, पेंशन है, इन सब मदों में पैसा चला जाना है। कुल मिलाकर के उत्तराखंड के हाथ में विकास की योजनाओं के लिए जो पैसा बचता है वो मात्र 15-16 से लेकर 20% बचता है। अब 20% से वो क्या उत्तराखंड का विकास कर लेंगे, क्या कहां से आगे आने वाले समय में वो कर्ज को उतार पाएंगे, जो घाटा है इसको कैसे पूरा कर पाएंगे। और विकास की बातें देखिए, टीवी डिबेट में बैठ करके बहुत अच्छा लगता है, आप भी आइए, हम भी आए, हमने अपनी बात रखी और भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखी। लेकिन यहाँ अर्थशास्त्री बैठे हैं, भगीरथ जी जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो चीजों को समझते हैं। जब धरातल पर चीजें निकालनी पड़ती हैं, उतारनी पड़ती हैं, तो ये बातें तब सामने आती हैं कि इतना बड़ा घाटा पूरा कैसे होगा, ये विकास कार्य पूरे कैसे होंगे मात्र 20% में। आप बता दीजिए मुझे। आप ठीक है, पूछ लेते हैं तारीफ कर दूंगा इस काम की। जी हनी जी, सरकार इससे अपने खर्च पूरे करेगी, और लेकिन सवाल ये उठा रहे हैं अमरजीत जी कि विकास को गति कैसे दी जाएगी? कैसे गति देंगे विकास को?
देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि इससे पहले राजेंद्र चौधरी जी भी यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर गए थे, और मैंने उनको जवाब मैंने ही दिया था कि इन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। अब दूसरे ज्योतिषाचार्य ये आ गए हैं, अमरजीत जी, जो अपने ही मन से बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को ये फेल तो कोई कर रहे बात हैं, नहीं ये हनी कह जी, के। वो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। अर्थशास्त्री तक ये कह रहे हैं कि बजट लोक लुभावना है। भागीरथ जी भी कह रहे हैं कि बजट उनको नहीं दिखाई दिया कि ये कर्जा कहां से देगी सरकार, क्या नहीं करेगी, वो सरकार की प्रॉब्लम है। अगर बजट को पास किया गया है तो बजट को पास करने से पहले सारी मंत्रणा होती है, मंत्रणा को मद्देनजर रखने के बाद ही कोई भी बजट को पास किया जाता है। ये नहीं कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए नहीं और मैं पूरे मोहल्ले में ये कह दूं कि 50 लाख की तेरी शादी मैं कराऊंगी, 50 लाख की मैं कराऊंगी, ऐसा नहीं होता है। पूरी जनता हमको देख रही है, पूरी जनता हम पर विश्वास करके बैठी है। हम लोग कोई हवा में हवाई बातें नहीं करके बैठे हैं, और इसमें केंद्र सरकार की भी मदद ली जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा कहती है खेल एवं प्रोत्साहन के लिए, महिलाओं के लिए हम अग्रसर हैं। तो इन चीजों को लेके हम केंद्र सरकार से मदद लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी वादे हमने जनता से किए हैं वो धरातल पे दिखाई देंगे। मैं दोबारा रिपीट करूंगी अपनी बात को कि घोषणा करके हम नहीं छोड़ेंगे। इनको पता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत इसलिए इन पर फिट बैठती है क्योंकि इन लोगों ने कभी इस तरीके के बजट को ध्यान में लाया नहीं, कभी इस तरह के बजट को पारित किया गया नहीं। ठीक है डॉक्टर दिनेश जी डॉक्टर दिनेश गांव के बारे में नहीं सोचा। डॉक्टर दिनेश जी, ठीक है हनी जी, आपकी बात आ गई, डॉक्टर दिनेश जी, जिस तरीके से अमरजीत जी ने बोला कि सरकार इससे अपने खर्च पूरे करेगी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में इस बजट के जरिए सरकार सिर्फ अपने खर्च पूरा करेगी या फिर विकास को भी गति मिलेगी इससे? Actually, everything boils down to one particular fact: whether government can translate its promises into reality. अगर ये कर सकती है, जैसे इन्होंने कहा कि हमें पूरे उत्तराखंड में 13 हेलीपोर्ट या हेलीपैड्स बनवाएंगे, इन्होंने कहा कि हम रोपवे लगवाएंगे, इन्होंने कहा कि हम हजारों किलोमीटर की सड़कें जो जर्जर हालत में उनको कराएंगे। अगर ये जो है ठीक से करते हैं तो नथिंग गुड लाइक दैट, लेकिन हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कहना, जैसे भागीरथ शर्मा जी हैं और हमारे दूसरे साथियों ने कहा है, वो भी टू ए ग्रेट एक्सटेंट दे आर नॉट अनट्रू, दे आर करेक्ट। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे पास जो है इट्स ओनली हिज फर्स्ट फुल टर्म। धामी जी के लिए फर्स्ट फुल टर्म अब शुरू हो रहा है। अब जैसा हमने बताया था कि अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वी कैन होप दैट ही विल कन्वर्ट हिज प्रॉमिसेस इनटू रियलिटी। अगर ऐसा होता है तो नथिंग लाइक दैट। तो अभी हम उनकी बुराई कर सकते हैं, और ये भी सही कहा है, भगीरथ शर्मा जी ने कहा है कि इट्स ऑल टाइप ऑफ जगलर, ये जो है सब दाव पेच है, हर साल हर मिनिस्टर करता है, हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तो वो धरातल में कुछ नहीं दिखाई था। हमारे साथ के जो भागीरथ शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे कांग्रेस भाई हैं, उन्होंने कहा वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि सरकार ने जो किया है वो लेस देन सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन असली फैक्ट ये होगा कि कमिंग ईयर्स जो है उसमें ये जो है अपने जो प्रॉमिसेस जो हैं इनको, जिससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, हमारे जो पढ़े लिखे यूथ हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले उन्हें, साथ में जो गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, खासतौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, राइट फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन देयर आर थाउजेंड ऑफ वैकेंसीज हैं, तो उनको फिलअप करे तो उससे जो है बिल्कुल। और वही दिनेश जी सबसे बड़ी मांग इस वक्त है, गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फॉर द एजुकेटेड यूथ, तो वो है जी बिल्कुल। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए जो प्रॉमिस कर रही है, इसके सिवा कुछ ऐसी चीज जो सरकार के दिमाग में अभी तक नहीं आई उनको भी ध्यान रखे, तभी हम देखेंगे कि सरकार है वो जो है उसको सक्सेसफुल माना जाएगा। अदरवाइज प्रॉमिस तो हर सरकार करती रही है, लेकिन हाउ मच इट इज ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, दैट्स द बिल्कुल। यानी आप ये कह रहे हैं कि वादे जो तमाम किए गए थे वो अगर धरातल पर पूरी तरीके से उतार दिए जाते तो फिर बढ़िया है। भागीरथ जी, आप दो बातें मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहली बात ये है कि सीमांत क्षेत्र, फॉर द बेस्ट, जी होप फॉर द बेस्ट, बिल्कुल। भागीरथ जी, दो बातें आपसे समझना चाहूंगी। क्या सीमांत क्षेत्रों को लेकर कितनी संभावनाएं आपको समझ आती है इसमें? दूसरा यह है कि महंगाई दूर करने के लिए क्या संकल्प इस बजट में आपको दिखता है? देखिए,
सीमांत क्षेत्र हमारा जनपद चंपावत, पिथौरागढ़ और इधर उत्तरकाशी तक तमाम चमोली वाला इलाका बड़ा क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र विकास योजना संचालित है कई वर्षों से। आप दिनेश जी, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी छोटा सा कि आपको पूरे बजट को आपने देखा और आप ये बोल भी रहे हैं कि होप फॉर द बेस्ट, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो पलायन की है और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पलायन तभी रुकेगा जब रोजगार मिलेंगे, जब वहां से युवा नहीं जाएंगे। तो आपको सीमांत क्षेत्रों को लेकर क्या संभावनाएं इस बजट से नजर आती हैं? देखिए, फैक्ट तो ये है कि नथिंग कैन बी डन ओवरनाइट, एक दिन तो हो नहीं सकता है कि, लेकिन ए बिगिनिंग हैज बीन मेड और उसके आधार पर हम कहते हैं कि ठीक है, अभी इन्होंने बहुत कम अमाउंट एलोकेट किया है, लेकिन अगर उससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलते हैं तो इसको और भी बढ़ाएंगे। तो कम से कम एक स्टार्ट, एक बिगिनिंग तो हुई है। दैट इज ए पॉजिटिव साइन, आई थिंक। ओके, बिल्कुल। अमरजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, अब कांग्रेस ये कह रही है कि बेरोजगारी का कोई रोड मैप इसमें नहीं दिखता है, आपको क्यों लगता है ऐसा? देखिए दीपिका जी, हनी पाठक जी जैसे कह रही थी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ना तो मैं ज्योतिष आचार्य हूँ और ना मैं अर्थशास्त्री हूँ। मैं उत्तराखंड के एक आम नागरिक हूँ और मुझे सीधी सीधी भाषा में समझ आना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं पहले भी कहा जैसे कि 100 रुपए अगर हमारी सरकार का बजट है, 100 रुपए में से सरकार 80 रुपए तो पुराने कर्ज, वेतन, पेंशन, इन मदों में ही खर्च करने जा रही है। तो जब बाकी 20 रुपए हमारे बचेंगे, उस 20% में से हम उत्तराखंड का विकास कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर ये बात कह दूं कि जो विकास की योजनाएं आज हनी पाठक जी या जो कल प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, धामी जी ने हमें बताई, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है। जो बात वो कह रहे हैं अगर वो पूरी धरातल पर उतरती है तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि 20 रुपए में यानी 20% पैसे से, दामों से आप उत्तराखंड का विकास केवल उन स्कीमों के आधार पर, और उत्तराखंड आगे कैसे बढ़ेगा, आगे हमारा जो कर्ज लेने का क्षमता है वो हमारी कम कैसे होगी, उस पर कैसे कार्रवाई होगी, वो कैसे होगा, अपने आप में प्रश्न चिन्ह वहां खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ तो सरकार इसे पूरी तरीके से हर वर्ग को साधने वाला जी दीपिका जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कोई ये सरकार का पहला बजट नहीं है, इसी सरकार ने पहले भी 5 बजट और दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उत्तराखंड में। आप मुझे बताइए कि उन बजटों में ऐसा क्या हो गया कि उत्तराखंड का घाटा कम हुआ है? उत्तराखंड का घाटा बढ़ा है, उत्तराखंड में लगातार कर्ज बढ़ा है और विकास कार्य जिस हिसाब से होने चाहिए नहीं हुए। मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, आप स्वास्थ्य सेवाओं को देख लीजिए, आप शिक्षा को देख लीजिए, आप पहाड़ चढ़ जाइए, जो भी योजनाएं चल रही हैं, अगर सड़कों की बात करें या कर्मप्रयाग की बात करें, रेल मार्ग की, बिल्कुल अमरजीत जी, देखिए समय खत्म हो गया है, आप अपनी बात रख रहे थे। हालांकि देखिए, एक तरफ तो बीजेपी जो कि बजट लाई है वो इस बजट को हर वर्ग को साधने वाला बजट बता रही है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि महंगाई को लेकर तो इस बजट में कोई रोड मैप बनाया ही नहीं गया है। चलिए, इसी के साथ हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल हमारे इस सत्ता का टेम्परेचर खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।